गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अब अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। अब देखें, ये है 78 तक, इसके बीच का जो आर्टिकल है मैं बाद में बताऊंगा क्या है, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या है, अब देखें 78 के बाद 79 से लेकर 122 तक, और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट एक ही आर्टिकल है, 123 होगा, 123। 79 से 122 में पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट का प्रोसीजर, लोकसभा राज्यसभा उसके बारे में, एमपी का उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और ओथ अफर्मेशन क्या होगा, उनका ड्यूटी क्या होगा, पार्लियामेंट में सेशन कैसे होता है, मोशन ऑफ थैंक्स, बाकी पार्लियामेंट बजट का, ये सब वो सब आपको पार्लियामेंट में है। प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का जो प्रेसिडेंट का जो पावर है ना वो 123 में है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, टेम्प्रोरी लॉ होता है जो पार्लियामेंट से नहीं पास होता, उसमें पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं हो, लोकसभा सेशन में नहीं हो अगर कहने का मतलब, तो इमिडिएटली अगर कोई कानून बनाने की ज़रूरत है तो कैबिनेट कानून तैयार कर कर प्रेसिडेंट को बोलती है आप साइन करें, और एक लॉ 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। अगर 6 मंथ के अंदर पार्लियामेंट फिर से बैठती है, लोकसभा राज्यसभा सेशन शुरू होता है, और कानून को अगर उसको अपहोल्ड कर सपोर्ट करे, उसी को कंटिन्यू करना चाहे तो उसके लिए कानून फिर से बिल लाकर, एक्ट लाकर उसे कानून मेंटेन रखना होगा। ख़त्म करना चाहती है तो फिर उसको ख़त्म कर सकती है पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को। तो एक टेम्प्रोरी लॉ है जो इमरजेंसी केस में, इमरजेंसी केस में नहीं, जब सेशन में पार्लियामेंट ना हो, लोकसभा कह सकते पर्टिकुलरली यहाँ, तो ये लॉ बनाया जाता है, और प्रेसिडेंट को पावर है वो लॉ को कह सकते हैं कि उस लॉ को इन्फोर्स कराने का प्रेसिडेंट को पावर है। प्रेसिडेंट इस वो लॉ को आप बोल सकते हो इन टर्म, एक टर्म होगा आपको कि प्रोक्लेम, ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम करने का जो राइट है प्रेसिडेंट को है अंडर आर्टिकल 123। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। यूनियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था 124 टू लेकर आपका ये है 147 आर्टिकल तक। 148 से मैंने ये बताया ही था। तो सीएजी का क्या पावर होता है ऑडिट करने का, और जो सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने बताया क्या जजेज होंगे, कितने जजेज, कहाँ उनका सुप्रीम कोर्ट का सीट होगा, क्या जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, स्पेशल एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन का पावर, बाकी क्रिमिनल सिविल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, सब मैंने पहले भी डिस्कस किया है, और इसमें यूनियन जुडिशरी में आपका आएगा। एटलीस्ट कहाँ से कहाँ तक है ये तो पक्का पता रहना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक क्या आर्टिकल में इसका प्रोविजन मेंशन है, तो आपको मेमोराइज कर लेना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर स्टेट गवर्नमेंट में जनरल स्टेट का डिफिनेशन आएगा, एक ही आर्टिकल इसके लिए है 152। एग्जीक्यूटिव में स्टेट के एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, वैसे ही गवर्नर, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का नहीं होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल पर होता है, तो इनके जगह स्टेट में होते हैं एडवोकेट जनरल, फिर चीफ मिनिस्टर, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे। एग्जीक्यूटिव के लिए आर्टिकल आपको मिनिमम 153 टू 167 ये पता होना चाहिए कम से कम, यहाँ से ये बीच का। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर में देखेंगे, जैसे एक आर्टिकल उनके लिए मेंशन है ऑर्डिनेंस का, तो इसके लिए स्टेट में ऑर्डिनेंस करना है, तो इसके लिए 123 था, तो इसके लिए 213 213। फिर हाई कोर्ट का पावर, तो हाई कोर्ट मैंने बताया नहीं, सुप्रीम कोर्ट मैंने बताया था हाई कोर्ट का कौन से आर्टिकल से कहाँ तक, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में कौन से आएंगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएंगे, बाकी ट्राइब्यूनल आ गए, वो सब सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आएंगे। तो इसके कंसर्न में जो आर्टिकल है आपका जो वो 214 से 235 और नीचे वाले जो है, तो ये आर्टिकल पता होना चाहिए। स्टेट इन पार्ट 20 जो है ये आर्टिकल याद रखें, 7th पार्ट में था, एक ही आर्टिकल था, यहाँ 238 यहाँ आर्टिकल एक होगा,
238 इसको रिपील कर दिया गया है। ये है स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। अब देखिए फर्स्ट शेड्यूल में जब कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्टिंग में जब ड्राफ्ट हुआ तो वहाँ स्टेट को 4 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में बांटा गया। जब मैं यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ाऊँगा तो वहाँ बताऊँगा। तो स्टेट को पार्ट बी में, जैसे पार्ट बी में कुछ स्टेट थे उस समय के, राजस्थान को भी पार्ट बी स्टेट में रखा गया था, मैसूर को पार्ट बी में स्टेट में रखा गया था, करीब 7-8 स्टेट थे। तो बाद में ये वो पार्ट बी वाला जो स्टेट हुआ ऐसे करके हटा दिया गया। फिर जैसे देखा कि डिफरेंट स्टेट का लैंग्वेज बेसिस पे बाद में फॉर्मेशन हुआ। तो ये इससे रिलेटेड जो आर्टिकल रिपील हो चुका है। एक आर्टिकल 238 गायब है और 7 कोई डायरेक्ट ऐसे पूछ ले आर्टिकल 238 है तो कन्फ्यूज मत हो जाना, वो रिपील हो चुका है। और ये 7th पार्ट से रिलेटेड था, एक ही आर्टिकल था। 8 में यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी इंडिया में कौन कौन है पता है आपको? इसमें आपका दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन 239 में है, जो ए में कैपिटल ए वहाँ इसमें आपको मिलेगा। तो यूनियन टेरिटरी का प्रोविजन देखें। पंचायत तो आपको पता ही है कहाँ से पंचायत शुरू हुआ है, 243 से। तो यूनियन टेरिटरी जो होगा कहाँ से, 238 रिफिल, 238 के बाद 239, 239 से कहाँ 241 तक यूनियन टेरिटरी रहेगा। देखो 239 से लेकर कहाँ गया यूनियन टेरिटरी, 239 से 242, सॉरी हाँ 242, और 243 चूँकि पंचायत से मैंने बताया था, 243 से 243 ओ, 243 ओ के बाद पी से लेकर जेड जी ऐसे बताया था मैंने। तो जेड जी के बाद जेड टी बताया था, जेड जी से जेड एच से लेकर जेड टी तक कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर आप देखिए म्यूनसिपाल्टी वैसे ही आई थिंक यहाँ है, सेम चीज़ को बात को मैंने बताया था अभी बताया जस्ट, और ये है मेंशन 9B। 10 में आता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एरिया तो है एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एरिया 10 स्टेट में है और ट्राइबल एरिया किसके लिए है, 4 स्टेट में है। देखिए डिजिग्नेट किया गया कि दिस इज शेड्यूल एरिया। अल्टीमेटली ट्राइबल एरिया ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब से ही रिलेटेड वो आर्टिकल है, उसका ही प्रोविजन है, लेकिन ऐसे डेजिग्नेट रखा गया शेड्यूल एरिया में। और ये ट्राइबल एरिया में ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट में 10 एरिया हैं। त्रिपुरा के पास 1 एरिया है और बाकी तीनों के पास 3-3 एरिया है, जो ट्राइबल एरिया डेजिग्नेट किया गया है, ट्राइबल एरिया। एंड शेड्यूल एरिया 10 स्टेट हैं, जिनमें शेड्यूल स्टेट से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तराखंड नहीं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो ऐसे करीब लगभग 10 स्टेट में है ये ट्राइबल एरिया है, सॉरी शेड्यूल एरिया है। तो उनके लिए जो प्रोविज़न है वो मेंशन है। तो ये उनके लिए जो आर्टिकल आपको कम से कम एक ही आर्टिकल है, एक मतलब 244 में, उसमें फिर ए बी जो होता है जैसे, तो सिर्फ ए तक मेंशन है, सिर्फ 244 आर्टिकल जो है इस 10 से है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट देखें तो लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन मतलब सेंटर का क्या पावर होगा, कौन से लिस्ट के लिए, सेंट्रल लिस्ट के लिए कानून बनाएगा, स्टेट अपने स्टेट लिस्ट के लिए बनाएगा। तो अब बाकी किस केस में स्टेट के लॉ के लिए सेंटर कानून बना सकती है। तो कहीं ये सब चीज़ का मेंशन जो है आपको मिलेगा लेजिस्लेटिव रिलेशन में। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में एडमिनिस्ट्रेटर का है कि सेंटर किस सब्जेक्ट पर सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, स्टेट का किस पर होगा। और ऐसे ही इसमें आएगा आपको, मैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ाऊँगा तो वहाँ है कि स्टेट की सेंटर की प्रॉपर्टी और किसी स्टेट में है तो स्टेट उस पर टैक्स लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। और साथ में सेंट्रल प्रॉपर्टी, सेंट्रल के द्वारा जो कोई एडमिनिस्ट्रेटर कोई सब्जेक्ट है तो उस पर, उस केस में स्टेट का क्या पोजीशन होगा, जैसे रेलवे पर, डिफेंस फोर्सेस पर। तो ऐसे ऐसे रिलेशन सब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में पढ़ना है। तो इससे जो कंसर्न आर्टिकल है आपको एग्जैक्ट आर्टिकल कौन से बीच का है, कहाँ से शुरू होता है, एटलीस्ट ये पता रहना चाहिए इसका। तो ये फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, इसमें फाइनेंस से मतलब टैक्स से रिलेटेड है कि कौन टैक्स लगाता है, कौन टैक्स कलेक्ट करता है, उस टैक्स को कौन इस्तेमाल करता है। सेंटर लगाएगा तो सेंटर
लगाएगा, स्टेट कलेक्ट करेगा, अप्रोप्रिएट करेगा, इस्तेमाल करेगा मतलब, या बांटेगा फिर आगे। तो ऐसे ऐसे फाइनेंस में है। बोरोइंग में सेंटर कैसे बोरो कर सकता है, स्टेट कैसे बोरो कर सकता है, उधार ले सकता है, उससे रिलेटेड आर्टिकल। प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट राइट लायबिलिटी ये सब में आपको मिलेगा क्या कि आज़ादी के बाद कौन सा प्रॉपर्टी सेंटर को होंगे, कौन सा प्रॉपर्टी स्टेट का होगा, पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का एक दूसरे के साथ या अदर कंट्री के साथ उसका क्या पोजीशन होगा। बस ऐसे ही राइट लायबिलिटी ऑब्लिगेशन सुट, अगर पहले से कोई अगर कह रहे हैं कि अगर कोई सेंटर पर या स्टेट पर कोई मुकदमा चलाता है तो ऐसे केस में सेंटर या स्टेट को कोर्ट में जाकर अपियर होना है, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना है, ये सूट में है। फिर चैप्टर 4 में है राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31, वहाँ से हटाकर 300 में इसको लीगल राइट रख कर दिया गया आर्टिकल 300A में, 300A। फिर यहाँ पार्ट 3 में 13 में आएगा ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें आएगा कि भाई ट्रेड फ्री होना चाहिए डिफरेंट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इस पर कोई टैक्स स्टेट नहीं लगा सकती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगा सकती है, सेंट्रल लॉ बनाएगा इस रिलेटेड। तो ऐसे ऐसे ये सब आपको पार्ट 13 में। तो ये ज़्यादा आर्टिकल देखें 301 3 से 7, 301 टू 307 इस रिलेटेड आर्टिकल है। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट 308 से लेकर 323 तक है। तो इसमें आपको सर्विसेज में कि जो सिविल सर्विसेज में जो पोस्ट एंड उनका टर्म कंडीशन अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कैसे हटाया जाएगा, वो सब। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उससे आर्टिकल 308 के बाद से शुरू होगी, मतलब लगभग 300 आपका 8 to 14 315 से जो आर्टिकल शुरू होगा 23 तक पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल होगा। यहाँ देखें आई थिंक यहाँ बांटा ही हुआ है, सर्विसेज 308 to 14 एंड 300 जो मैंने बोला 15 से लेकर 23 पब्लिक सर्विस कमीशन। एक 14A आर्टिकल है, पार्ट्स है, जिसमें सिर्फ ट्राइब्यूनल की है, ट्राइब्यूनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हो गए, बाकी अदर ट्राइब्यूनल भी हो गए, तो उसके लिए जो एक आर्टिकल है 324। तो 4 में देखें 4 से ले ट्राइब्यूनल का आपका 323 में ही है, लेकिन ए बांटा हुआ ए बी कर दिया गया है बस। 323 तो इसका है, लेकिन इसमें भी ए बी बांट कर ट्राइब्यूनल को दिया गया, क्योंकि ट्राइब्यूनल देखें सिर्फ अलग से एक्सटेंशन के तौर पर जोड़ा गया, 14 के बजाय 15 नहीं है 14A है, तो इसको अलग से आर्टिकल ना देकर उसी आर्टिकल को 324 आर्टिकल जो है 23A एंड बी बना दिया गया, 4 नहीं 323 को ही ए बी ऐसे बना दिया गया। फिर इलेक्शन 324 से लेकर इलेक्शन का, इलेक्शन में क्या होगा, एक तो इलेक्शन का प्रोसीजर, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन में क्या क्या है बताया था, कौन कितने मेंबर होंगे, कंडीशन कैसे, टर्म एंड कंडीशन क्या होगा उनका, कब हटाया जा सकता है। ये आपका आएगा 324 to 29A। तो ये इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस 15 के बाद 16 में 329 टू ये हो गया। 330 से लेकर आएगा आपका ये 342। तो देखो लास्ट में ए उतना कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट हाँ 330 तक 340 तक ये पता होना चाहिए। स्पेशल प्रोविजन एससी के लिए, एसटी के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए जो था, जो 300 जो अभी रिसेंटली जो कह सकते हो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसमें एंग्लो इंडियन के लिए प्रोविजन हटा दिया गया, और SC ST के लिए जो कह सकते हो कि पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट रिजर्व किए गए हैं उसको 10 ईयर के लिए फर्दर एक्सटेंड किया गया। तो और उनके SC ST कमीशन, SC कमीशन, ST कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन जो बनाया गया, बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो वो सब स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस में आएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में देखें 343 से लेकर आपका शुरू हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज आपका 351 तक। तो लैंग्वेज यूनियन का क्या लैंग्वेज होगा, उनके पार्लियामेंट में क्या लैंग्वेज होगी, इनके एक्ट में क्या लैंग्वेज होगा,
तो ये सब रीजनल लैंग्वेज, स्टेट के क्या होगा, कोर्ट की क्या लैंग्वेज होगी, कौन सा लैंग्वेज में कोर्ट में, हाई कोर्ट में लैंग्वेज इस्तेमाल होगा, तो स्टेट के कोई ऑर्डर या सेंटर के कोई ऑर्डर होते हैं, पार्लियामेंट में क्या लैंग्वेज होगा, तो वो सब चीज़ ये सब लैंग्वेज में होगा। स्पेशल डायरेक्टिव मतलब हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने का डायरेक्टिव, अच्छा मदर टंग में कह सकते हैं कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देने की बात है तो मदर टंग में होना चाहिए, ये सब स्पेशल डायरेक्टिव में आपका आएगा। इतना तो लास्ट का कहाँ से कहाँ है इतना पता होना चाहिए, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, एकदम मेमोराइज करना ही करना है। इमरजेंसी प्रोविज़न मैंने कुछ बताया था, 352 से लेकर 360 पहले ही पढ़ाया था। उसमें इमरजेंसी का आपको बताया था कि कुछ इसमें प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी किस ग्राउंड पर, तो ये सब इमरजेंसी प्रोविज़न। मिसलेनियस देखें, मिसलेनियस में क्या है, बीच का जो कुछ आर्टिकल है उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मिसलेनियस का इससे कुछ एक ही आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में बताऊँगा। तो ये है 361 टू 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल प्रोसीजर जो 368 के अंदर है। तो जो एक सिंपल प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीजर, उसके साथ स्पेशल प्रोसीजर में भी हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट होना चाहिए, तो वो है 368। टेम्प्रोरी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजन, छोटे छोटे बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जोड़ा गया था। इसमें से बहुत सारा आर्टिकल रिपील है, 379 से लेकर जो आर्टिकल है लगभग आपको 379 से लेकर 300 आपका 8 कहाँ गया ये, हाँ 379 से लेकर आपको 308 लगभग आपका 389-90 के आसपास के बहुत सारे आर्टिकल को रिपील किया गया है। 100 टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटी टेक्स्ट इन हिंदी एंड ये सब, तो थोड़ी सी 2-3 आर्टिकल है बस इतना ही। ये सब नीचे वाले उतनी नहीं पूछी जाती, जो ऊपर वाले जो जितना बताया, कम से कम कहाँ से कहाँ 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 क्या है इतना पता होना चाहिए। अब देखें इसके बीच में अब कौन कौन सा आर्टिकल है मैं थोड़ा अब बता देता हूँ। अब देखें ये तो छोड़ो, यहाँ तो कोई कंप्रोमाइज, ये यहाँ तक आर्टिकल लाइन बाय लाइन आपको मैंने बोला था 51 तक तो पता ही होना चाहिए, 51 तक। तो ये तो भले बीच बीच में बहुत सारा चीज़ छोड़ा हुआ है, ऐसे देखो आपका बीच बीच में कई आर्टिकल यहाँ गायब है, उससे मतलब नहीं। यहाँ देखें जो मैंने पहले भी छोड़ा आपको सिटीजनशिप में, मैंने आपको सिटीजनशिप में कभी भी 5, 6, 7 आर्टिकल को स्पेशल ऐसे चर्चा नहीं किया, यहाँ भी चर्चा नहीं है। 1, 2, 3, 4 तक मैंने बताया, 5, 6 को गोल कर दिया मैंने ये बताया कि सिटीजन कौन हो सकते थे 26 जैन 1950 के बाद। बाकी फंडामेंटल राइट लगातार आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट आपको लगातार कम से कम क्या है पता होना चाहिए। अब देखें इससे ही जहाँ तक इतना बताया, इतना में देखिए एक क्वेश्चन आया 2024 का क्वेश्चन, बस इतना से ही विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2024 का, इस साल का भी का। पावर ऑफ म्यूनसिपालिटी आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो म्यूनसिपालिटी का जो प्रोविजन है 9 में पंचायत, 9A में म्यूनसिपालिटी, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी। इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन इन पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट 8 में देखो इमरजेंसी, सॉरी पार्ट 18 में इमरजेंसी है, इमरजेंसी 352 से 360 तक। देखो इमरजेंसी पार्ट 18 352 टू 360 तक, ये भी सही। अब देखें प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 18 में वो हुआ, 18 में कौन सा हुआ, कहाँ गया, इमरजेंसी प्रोविजन 18 में हो गया 352 टू 365 एंड 65 के बाद, सॉरी 352 से 360 तक, 360 से लेकर अब देखें फिर 18 के बाद जो है 19 में एक आता है आपका मिसलेनियस, मैंने बोला था छोटी से कुछ आर्टिकल आता है, और 20 में अमेंडमेंट सिर्फ एक आर्टिकल। एक क्वेश्चन पूछा गया प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक आर्टिकल 368, ये भी सही।
सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट कौन सा है, 1 2 3 तीनों सही है। तो इस चार्ट से ही सोचिए क्वेश्चन आपका आंसर आप कर सकते हो। तो ये आप देखें, ये मैंने आपको बताया 40 44 45 46, तो 44 बता दिया था, 45 बता दिया था, 46 ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल वीकर सेक्शन के लिए हो गया। 47 लगता है मैंने बताया नहीं बताया, आई थिंक 47 आपका है कि इंटॉक्सिकेंट लीकर से रिलेटेड है, उसको रोकेगी, पब्लिक हेल्थ की बात कहा गया है। तो वो है आपका 47 में मैटर है। पहले भी बताया है, अभी आपको पूरा मेमोराइज तो करना ही करना है। तो 47 कुछ नहीं बताया था इसलिए मैंने बोल दिया। तो 51 तक आपको लाइन बाय लाइन यहाँ तक पता होना चाहिए, 51 फंडामेंटल ड्यूटी। अब उसके बाद देखें, इतना तक पहले से पूरा पता, इसमें दम बिल्कुल लफ्जों पढ़ाना चाहिए। 72 देखें, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू पार्डन, मतलब जैसे कि कहते हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, हाई कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कोई आपको, फिर लास्ट ऑप्शन है आपका कि प्रेसिडेंट के पास जाकर आप उनसे मर्सी पिटीशन डाल सकते हो। प्रेसिडेंट को ये पावर है कि यहाँ तक कि आपको अगर किसी को कैपिटल इम्प्रिजनमेंट की, फांसी की सज़ा मिली है, तो उसको सज़ा को या तो बिल्कुल खत्म माफ़ कर दे, या तो उसको कैपिटल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दे, या किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उसको पनिशमेंट को कम कर दे, 10 साल कर दे ऐसे, या किसी को कठोर राइगरस इम्प्रिजनमेंट है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दे। तो ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट को पावर है आर्टिकल 72 के अंदर, ऐसे प्रेसिडेंट को पावर है, ठीक है। तो स्टेट लॉ से रिलेटेड किसी को अगर पनिशमेंट मिला है तो गवर्नर को भी पावर है। तो गवर्नर को देखें, यहाँ ऐसे याद करें, 72 में प्रेसिडेंट का, 151 में कहीं गवर्नर का पावर देखो, सॉरी 161 में पावर है 61 एंड 72 इनका 161 गवर्नर का पावर, सेम टू सेम। ये स्टेट लॉ से, अगर स्टेट लॉ के बेसिस पर किसी को पनिशमेंट मिला है तो यहाँ गवर्नर का, और बाकी स्टेट या सेंटर किसी लॉ से रिलेटेड पनिशमेंट हो तो उसको प्रेसिडेंट का पावर। 74 में कहा गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, एड एंड एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को। 74 के बाद आता है 76 आर्टिकल। 76 आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल की बात कही गई है, उसको अपॉइंट करने की बात। 76 के बाद आएगा आपका 78। 78 में आपका चर्चा होता है कि प्राइम मिनिस्टर को ये रेस्पॉन्सिबल कि ये आपका उनका ड्यूटी है कि अगर प्रेसिडेंट उनसे कोई प्रेसिडेंट उनसे कुछ अगर पूछती है कि आपका कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, तो उनको मतलब प्राइम मिनिस्टर को आंसर करना होगा प्रेसिडेंट के क्वेश्चन का। प्रेसिडेंट अगर कोई जवाब चाहती है, कोई कुछ पूछती है प्राइम मिनिस्टर से, तो 78 के अंदर उसको ऑब्लिगेशन है कि प्रेसिडेंट को जवाब देना है। 74 काउंसिल मिनिस्टर, 76 अटॉर्नी जनरल, 78 में प्रेसिडेंट को पावर है कि प्राइम मिनिस्टर से सवाल जवाब कर सके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, 78 तक ये। अब देखें 74 काउंसिल मिनिस्टर, 75 में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा चीफ मिनिस्टर की ये सब बातें, चीफ मिनिस्टर का पोस्ट किस रिलेटेड मैटर होगा। तो इसके आसपास भी क्वेश्चन कोई आएगा तो भले एग्जैक्ट नहीं पता तो आप आंसर कर सकते हो। 74 75 78 बता दिया। अब देखें 110 मनी बिल से रिलेटेड है। मनी बिल का, मनी बिल कौन कौन से जो है मनी बिल में आते हैं, कौन नहीं आते मनी बिल में, पार्लियामेंट में पढ़ाऊंगा तो हाँ बताऊंगा कि मनी बिल का कौन सा पार्ट है, किसको अथॉरिटी को कौन डिसाइड कर सकता है कि हाँ ये मनी बिल में है या नहीं आता है। बेसिकली मनी बिल में टैक्स वैक्स से रिलेटेड मैटर होगा, टैक्सेशन का पावर पार्लियामेंट का, उससे रिलेटेड लॉ बनाने का वो मनी बिल में आएगा। बस इतना बेसिकली अभी जानो। इससे 109 एक पहले 109 प्रोविजन है, उसमें स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल के लिए मेंशन है, इतना अभी तक के लिए। 10 के बाद आएगा 112 बजट है, पार्लियामेंट को बजट भी पार्लियामेंट में क्या पास किया जाता है। तो 112 बजट क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको बजट कहते हैं, पहले भी बताया था शायद मैंने। तो 112 होता है बजट से रिलेटेड।
123 मैं बता दिया, पहले बताया, जस्ट पहले, इससे पहले प्रेसिडेंट को पावर है ऑर्डिनेंस पास करने का, तो 123 प्रेसिडेंट का पावर है। 213 देखें, 113 113 है, तो कहाँ गया? यहाँ देखें, ये है 123। थोड़ा इसको और मैं छोटा कर दूं, हाँ 123, इसको ही वर्डिंग मतलब आप कह सकते हो कि डिजिट को आगे पीछे कर गया, 1 2 3, तो 2 1 3, यहाँ क्या है 2 1 3, 2 1 3, इसी 1 2 3 से 2 1 3 में आ गया गवर्नर का पावर क्या है ऑर्डिनेंस करने पास करने का। तो ये गवर्नर का पावर है ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट, वर्ड यूज होता है प्रोमलगेट करने का, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस पास करने का, ऑर्डिनेंस इशू करने का, सॉरी ऑर्डिनेंस इशू करने का होगा, इशू करना, और इसके लिए जो लीगल वर्डिंग होता है प्रोमलगेट यूज होता है। तो ये हुआ प्रेसिडेंट का। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है 143 प्रेसिडेंट का पावर है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने का, कोई मैटर के लीगलिटी के बारे में करना है उसका, अगर तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है भाई कि जो मैटर चल रहा है किस हद तक क्या इसका लीगलिटी है, इसका कह सकते हो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं, उसके बारे में कुछ फैक्ट बात पूछना है, जानकारी चाहिए, लीगलिटी पे कोई क्वेश्चन होता है तो पार्लियामेंट सॉरी प्रेसिडेंट है जो सुप्रीम कोर्ट से सजेशन ले सकता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट अगर कुछ पूछे, जवाब क्वेश्चन पूछे, कुछ जवाब मांगना चाहती है, तो 143 के अंदर उनको मैंडेटरी है कि सुप्रीम कोर्ट उनको रिप्लाई करेगी प्रेसिडेंट को, कोई क्यूरी है तो लीगल मैटर से रिलेटेड। 143 23 43 23 क्या है ऑर्डिनेंस, 43 कंसल्ट करने का पावर है प्रेसिडेंट को। 155 होता है, अब देखें 55 क्यों, स्टेट कहाँ से शुरू हुआ, स्टेट की जो आर्टिकल है मैंने बताया था 152 से लेकर 151 तक। देखें यहाँ देखें आपका ये यूनियन गवर्नमेंट कहाँ से शुरू होता है 152 से, सॉरी 52 से शुरू होता है, 52 से 151 तक शुरू होता है, ठीक। 152 से लेकर 237 तक स्टेट गवर्नमेंट शुरू होता है, 152 से लेकर 237, क्योंकि 238 तो रिपील है, इसके बाद वाले आर्टिकल 237 तक है, 237 तक। तो 152 में स्टार्टिंग में स्टेट को डिफाइन करता है, 153 54 से इनके एग्जीक्यूटिव की बात होती है। एग्जीक्यूटिव कौन है, गवर्नर है, गवर्नर के बाद फिर वो ऐसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल। वो स्टार्टिंग का जो प्रोविजन क्या होगा, गवर्नर का मैटर, तो 155 में कौन है, गवर्नर का मैटर है। वैसे ही देखो एग्जीक्यूटिव में 74 वाला जो था, 74 में जो था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात, 76 में मैंने बताया तो एडवोकेट जनरल, 78 में बताया मैंने, क्या बताया 78 में मैंने बताया कि क्या वो 74 76 एंड 78। तो देखें तो एग्जीक्यूटिव वाली जो मैटर है यहाँ कहाँ से आर्टिकल है 152 से 78 तक। 78 जो लास्ट है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल का है 78 जो है एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो 74 78 74 76 78 78 एडवोकेट जनरल नहीं यार, मैं थोड़ा आगे पीछे हो रहा हूँ। 76 है आपका एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल नहीं है अटॉर्नी जनरल, ठीक। 74 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
78 है कि प्राइम प्रेसिडेंट है जो अगर प्राइम मिनिस्टर से कुछ पूछे, क्वेश्चन पूछे, तो उनका आंसर, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो उनका आंसर करना होगा। 74, 76, 78 ऐसे। फिर स्टेट के बारे में आर्टिकल आएगा, उसमें भी ऐसा कोऑर्डिनेशन है, इसलिए मैं ये सीक्वेंस मैंने बताया। अब देखें तो 155 का बात हुआ यहाँ, 155। तो शुरू में जो है गवर्नर वर्नर का चर्चा है, तो पोस्ट 155 क्यों, 152 के बाद तो स्टेट का शुरू होता है, तो 52 स्टेट का डेफिनेशन है। जनरल हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव की बात हुई तो गवर्नर 155। 166 मैंने पहले कंपेयर करवाया कि इसको पार्डन करने का जो गवर्नर का जो पावर है वो 166 161 में, एंड जो हमारे प्रेसिडेंट साहब का जो पावर है 72 में, इनका है 161 में। 72 72, ये 161 161। थोड़ा यहाँ बोरिंग टाइप का लगेगा क्योंकि मेमोराइज करना है। मैं बोल दे रहा हूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा मेमोराइज करने में। बोरिंग है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, तो कम से कम इतना है कि इसके आसपास का इससे रिलेटेड कुछ है तो मैं बता दे रहा हूँ ताकि जस्ट आपको मगफ ना करना पड़े, कुछ आसपास का आगे का क्या चीज़ है वो आपको पता रहे। तो ये देखें गवर्नर का, हाँ गवर्नर का पावर ये 61। अब देखें यहाँ भी रिलेशन है 163, 165, 167। 63 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहाँ 74 था। 63 के बाद 165 में क्या होगा, वहाँ 74 के बाद 76 में था अटॉर्नी जनरल। 63 के बाद 65 में आएगा एडवोकेट जनरल। 74, 78, 76 एंड 78 में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से कुछ पूछ सकता है एडमिनिस्ट्रेशन का रिगार्डिंग। यहाँ भी 63, 65, 167 में गवर्नर चीफ मिनिस्टर से ओपिनियन लेस पूछ कर सकती है कि क्या ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो ये हुआ 167 तक। देखें इम्पॉर्टेंट है 169। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश और क्रिएट करने का, ये कैसे होता है, सिंपल या स्पेशल मेजोरिटी। मैंने बताया था सिंपल मेजोरिटी से ये होता है, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। 169 का है, एकदम मेमोराइज करना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अब देखो 200 में आ गया आपका कि देखें 200 में है कि एसेंट टू बिल्स बाय गवर्नर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर रेसिडेंट। ये ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, रहने दे अभी। और 213 कहता है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, ये बताया ही था। 123, 123, 123 और 213, 213 ये अभी कंपेयर करवाया था। 226 बार बार 32 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के लिए, 226 आर्टिकल हाई कोर्ट के लिए रिट इशू करने का पावर, या 226 के तहत आप सुप्रीम हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, अपियर हो सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, पिटीशन ले जा सकते हो। 226 का 239 स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली। देखें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के लिए एक आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल कहाँ से है बताओ, 239 से आर्टिकल है। 239 से लेकर आपका 243 तक जो आर्टिकल है ये आपका आएगा स्पेशल प्रोविजन फॉर 242 तक आर्टिकल, वो स्पेशल प्रोविजन ऑफ दिल्ली के लिए है। तो दिल्ली के लिए नहीं, स्पेशल प्रोविजन फॉर मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के लिए, जिसमें दिल्ली के लिए जो है 239 कैपिटल ए है, तो ये दिल्ली के लिए प्रोविजन यहाँ है। अब देखें टू पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रेस्पेक्ट टू मैटर स्टेट नेशनल इंटरेस्ट, वो पार्लियामेंट पढ़ाऊँगा तो वहाँ पार्लियामेंट के बारे में 249 ये सब चर्चा होगी, उतना चलो अभी के लिए नहीं। एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट टू वाटर इंटरस्टेट रिवर एंड और रिवर वैली, तो ये देखें ये है आपका ये जरूरी है क्योंकि हमेशा वाटर का डिस्प्यूट कहीं ना कहीं चलते रहता है, जैसे कि कावेरी, तमिलनाडु,
कर्नाटका ये सब के बीच में डिस्प्यूट वाटर को लेकर चलता है, कावेरी रिवर। तो इसके लिए जो आर्टिकल है, जो वाटर का डिस्प्यूट को जो सॉल्व करने का जो है, किस आर्टिकल में मेंशन के किसके तहत है, तो इसका एडजुडिकेशन होगा, कौन अथॉरिटी होगी उसको, तो आर्टिकल 262। इंटर स्टेट काउंसिल देखें 363, डिफरेंट दो स्टेट का या कई स्टेटों के लिए काउंसिल आपस में मिलकर कैसे ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल कोऑपरेशन जो भी हो, एक काउंसिल मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो एक इंटर स्टेट काउंसिल के इस्टेब्लिशमेंट की बात 263 में। 262 में वाटर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है, उससे रिलेटेड जो मैटर है, उसके लिए कैसे सॉल्व किया जाएगा 262। उसके बाद 263 ये इंटर स्टेट काउंसिल। अब देखो ये जो है 262 एंड 263 आर्टिकल, ये कहाँ पर आएगा, कहाँ, जो कौन से पार्ट में आएगा, खुद देखो। तो ये आपका कौन से पार्ट में आर्टिकल आएगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप जो है उसमें आप देखेंगे कि आप कहाँ से सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, वहाँ लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, उसके बारे में जो चर्चा है, तो उसके बारे में चलो एक बार फिर से नज़र मारो। देखो तो ये आपका है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में। ये कहाँ से आपका शुरू होता है, देखो 245 से 263 तक, 45 से 263 तक लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, 245 से 263। अब 263 में क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल। 262 में क्या है, उससे पहले डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाए, वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट, ऐसे याद करोगे कोऑर्डिनेट कर कर तो याद रहेगा 262, 263। ये लास्ट प्रोविजन है सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का, यहाँ तक हो गया। अब देखें ये जो फाइनेंस वाले जो मैटर है ना, ये आर्टिकल अलग रखा गया, कहीं ना कहीं इसको बोला जाता है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एसूट। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में बताऊंगा, तो उससे मैं बताऊंगा कि सेंट्रल स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है, और फाइनेंशियल रिलेशन कैसा है सेंट्रल स्टेट के बीच में। तो ये सारे जो जितना आर्टिकल है ना, मैक्सिमम आर्टिकल का चर्चा वहाँ होगा। तो कहीं ना कहीं मानो सेंट्रल स्टेट रिलेशन का ही पार्ट है। तो ये लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसा होगा, और ये आपका है फाइनेंशियल रिलेशन किस कैसे होगी, तो ये है। तो ये अब देखो, अब आते हैं, अभी उसके आगे भी अभी है, ख़त्म नहीं हुआ अभी, तो 263 तक पहुंच गए। 275 ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट। तो फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट वाला जो है 264 से लेकर 300 तक, उसके बीच में देखो आपका कहाँ आ गया, ये 275। तो हर बार स्टेट बोलते हैं ग्रांट्स दे, सरकार हमें पैसे और दे, ग्रांट्स मांगती है। किस आर्टिकल के तहत पावर है, अधिकार है, मतलब 275। सर्टेन स्टेट को, हर स्टेट को नहीं। सर्टेन स्टेट मतलब यहाँ है कि जो स्टेट उसको डायर नीड है, उनको जो जिनकी है जो वाकई में जैसे कि ग्रांट्स दे रहा है, जैसे कि उसको ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कहने का मतलब वहाँ जैसे कि ऐसी कुछ कह सकते हो कि माइसेफ हो गया, अनहोनी हो गई, कहीं बाढ़ आ गए, भूकंप आ गए, और फसल सूख, ड्रॉट आ गए, अकाल आ गए, तो ऐसे में उसको ग्रांट्स चाहिए। तो इस आर्टिकल के द्वारा राइट समझ कहकर वो आर्टिकल ग्रांट्स मांग सकती है। वो सेंटर पर डिपेंड करता है दे या ना दे। उससे वहाँ की अगर सरकार इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, मतलब सेंटर पे, तो देगी, नहीं सपोर्ट करेगी, अपोजिशन की गवर्नमेंट रहेगी तो हो सकता है ना दे। ये सब तो चलते ही रहता है। ये हुआ 275। अब देखें 279 ए, जानते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में, तो बताया था 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो वहाँ से लेकर 106 तक मैंने पहले भी चर्चा किया था। उसमें एक आर्टिकल बताया था 279 ए जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है, काउंसिल। 280 फाइनेंस कमीशन, तो बिल्कुल जानना है ये 280 फाइनेंस कमीशन, जिसमें को होता है कि 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन को स्टेट के लिए जो फाइनेंस कमीशन है वो 243 आई में मेंशन है, क्योंकि 243 जो पंचायत से है, पंचायत
पंचायत के लिए फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश करने की बात होता है। वो रिकमेंडेशन करेगी कि सरकार को पैसा कितना देना चाहिए, ग्रांट्स देना चाहिए पंचायत को नहीं कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पंचायत को और कौन कौन सा टैक्स का फी कलेक्शन करने का पावर होना चाहिए। तो ऐसे स्टेट कमीशन रिकमेंडेशन देती है। यहाँ फाइनेंस कमीशन सेंट्रल स्टेट को कितना पैसा दे और कितना ग्रांट्स दे सकती है, कैसे सेंटर का जो रेवेन्यू है स्टेट के साथ शेयर किया जाना चाहिए, किस स्टेट के साथ कितना, किस स्टेट के साथ कितना नहीं। तो ये सब फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन होता है। अभी अरविंद पिनरैया कुछ हैं जो उसके फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है। इसके अलावा 3 और मेंबर हैं। 280 फाइनेंस कमीशन हो गया। 280 के बाद 300 ए तो प्रॉपर्टी के बारे में पता है। 300 ए उससे पहले 300 में फाइनेंशियल रिलेशन में सबसे लास्ट आर्टिकल है 300। सूट प्रोसीडिंग मतलब यूनियन या स्टेट पर कोई केस करता है उसके अगेंस्ट में, तो यूनियन या स्टेट को कोर्ट में अपियर होना। जैसे है ना, कोई में देखो कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ये, जैसे कि राजेंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह, तो स्टेट बिहार गवर्नमेंट वर्सेस ये ऐसे आएगा। तो नाम स्टेट खुद एक पार्टी बनकर कोर्ट में या तो पिटीशन डाले या तो डिफेंड करे अपने आप को। तो ये सूट प्रोसीडिंग में है आपका। 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी पता है, पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, एक लीगल राइट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पर फंडामेंटल राइट नहीं। अब है 311 छोड़ो, 312 ऑल इंडिया सर्विस की बात है। जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी, ऑल इंडिया सर्विसेज 3 हैं, IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 312 ए और 300 15 पब्लिक सर्विस कमीशन। मैंने बताया था 308 से लेकर 323 तक है सर्विस एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। 315 से शुरू होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद इसके क्या क्या मेंबर कौन होंगे, कैसे हटाया जा सकता है, कितना टेन्योर होगा, क्या पावर होगा, तो ये सब उसके बाद से 350 के बाद से शुरू होगा। इतना ये सब रहा। इसके आसपास का भी आर्टिकल मैंने कुछ कुछ बताया जो जानने की जरूरत है, जो ऐसा नहीं है कि जो इसमें मेंशन है वही जरूरी है। अब देखें, इतना से ही क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन आया है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट मेक ए रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को से रेफरेंस मांगता है कि टू सीक द कोर्ट ओपिनियन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर डिसीजन ऑन डिफरिंग द गुजरात असेंबली इलेक्शन। 2002 में गुजरात असेंबली इलेक्शन को डिफर किया गया था, दंगे वंगे चल रहे थे। तो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगा कि इसके वैलिडिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा किस बेसिस पे इसको डिफर किया जा रहा है, क्यों किया जाना सही है कि नहीं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। तो मैंने बताया था किस आर्टिकल में कि देखें 123 आर्टिकल, 143 आर्टिकल, यहाँ देखें 123 आर्टिकल, 143 आर्टिकल, 123 ऑर्डिनेंस। गवर्नर के लिए 123 हो गया। यहाँ 143 है, सॉरी 143 सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट का पावर कंसल्ट करे, और बस इतना। और 74 एडवाइस करने का, पार्डन करने का 72, और यहाँ 161 होगा गवर्नर का। तो 143 के अंदर प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये जानना चाहता है सिर्फ 143 आर्टिकल के बारे में, बस ये है। फिर और देख लो, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट टू द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पास करने का प्रेसिडेंट का 123, गवर्नर का 213, 123 213 वर्ड, सिर्फ डिजिट का हेर फेर। तो ये आगे का लैंग्वेज ऐसे ही है, रिफॉर्म व्हेन इट वाज सेंट बैक। देखो ये बोल कर थोड़ा क्रिटिकल बना दिया गया। नॉर्मल लड़का को अगर पता भी हो कि ऑर्डिनेंस पास करने का, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने का प्रेसिडेंट का पावर किस आर्टिकल के तहत है, लेकिन ये जो बोलकर रिफॉर्म व्हेन इट वाज सेंट बैक हिम बाय द यूनियन कैबिनेट विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस करके भेजो, चाहे बिना चेंजेस करके भेजो, चाहे एक ही बार में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोले कि ऑर्डिनेंस आप प्रोमलगेट करें, पास करें, कहने का मतलब
या प्रेसिडेंट दोबारा भेज भी दिया, फिर भी इनके भेज दिया कि इसमें कुछ चेंज करें आप लोग, और इन लोगों ने चेंज किया या ना किया, फिर प्रेसिडेंट को बोला कि आपको ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करना है। तो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने का जो राइट है किस आर्टिकल में, 123। अगर कुछ ज़्यादा थिंकिंग वाला बच्चा हो तो, कम थिंकिंग वाला हो यार, ऑर्डिनेंस की बात है प्रोमलगेट 123। ज़्यादा सोचने वाला, ज़्यादा पढ़ने वाला हो, यार ये वर्ड यूज किया तो इसके लिए हो सकता है कोई और आर्टिकल हो सकता है, सोचेगा। क्योंकि यार उतने सारे आर्टिकल हम तो पढ़े नहीं, हम तो भाई जो मेन ज़्यादा है उसको, बीच में हो सकता है कोई आर्टिकल होगा भी, तो 123 नहीं होगा यार, आसपास का ही कोई हो सकता है। तो 123 तो चलो नॉर्मल प्रोमलगेशन का होगा, ऑर्डिनेंस का। रिटर्न करके आ जाए फिर करना है तो हो सकता है 123 के बाद कोई आर्टिकल में होगा, तो किस में होगा, 124 सोच लेगा। अब सोचो 124 सोच लेगा। ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने के लिए जो बड़ा शुरू में बताया, सिर्फ देखो तुम इतना देखो कैसे दिमाग, सिर्फ एक ही आर्टिकल है 123, यहाँ दिखाता हूँ, ये वाला मैं, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ एक ही आर्टिकल है, यहाँ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट 123 एक ही आर्टिकल है। अगर 124 तुम सोचोगे तो 124 से लेकर 100 कितना तक, 47 तक लगभग, देखो 147 तक सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, यूनियन जुडिशरी। 148 से लेकर 100 कहाँ तक, जब तक स्टेट गवर्नमेंट शुरू नहीं हो जाए, 148 से लेकर 151 तक कंट्रोलर सीएजी का आर्टिकल है। तो 124 कहाँ से होगा, होगा नहीं। और प्रेसिडेंट के लिए तो एक ही आर्टिकल है 123, तो और कोई होगा नहीं। 122 21 कैसे सोच सकते हो, 122 21 है तो पार्लियामेंट वाला में घुस गए 79 से 122, तो एक ही आर्टिकल है, तो फिर और आगे दिमाग लगाने की जरूरत कैसे हो सकता है। लेकिन जब वो वाला पार्ट वैसे पता रहेगा कि इस पार्ट से इसके लिए प्रोविजन है और इतना बीच का आर्टिकल है कहीं ना कहीं, ये पता रहेगा तब थोड़ा बहुत आसानी रहेगी आपके लिए। नहीं पता रहेगा तो ज़्यादा दिमाग लगाते लगाते अच्छे क्वेश्चन को भी गलत कर लोगे। तो ये है क्वेश्चन। 124 सुप्रीम कोर्ट में चला गया, 123 एक ही है, 121 एंड 22 आपका पार्लियामेंट में चला गया, घुस गया। एक पल के लिए 123 ए वे भी रहता कुछ तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो सकता है, 123 के बाद ए कुछ होगा, हो सकता है हमें ध्यान में नहीं आ रहा हो एग्जाम में, सोचा भी जा सकता, लेकिन 24 to 147 सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन 2001 का क्वेश्चन है, देखिए कहीं ना कहीं वही आर्टिकल से, नहीं पता तो भी आंसर होगा। कैसे आंसर होगा देखें, लिस्ट 1 एंड 2 में मैच करना है। 51 75 154 164, देखो 51 के बाद 52 जो होता है यूनियन के लिए है, यूनियन के लिए शुरू में यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात है, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट। 54 से शुरू होगा किसके लिए, प्रेसिडेंट। 52 से शुरू होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से जो रिलेटेड आर्टिकल होगा, देखो एक ही आर्टिकल है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आंख बंद करके ये होगा, ये वाला। 75 74 76 78, 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 76 अटॉर्नी जनरल, 78 प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से कोई एडवाइस मांगे, पूछेगा क्या चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद अगर है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इसका ही बात होगा। 75 कौन सा है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 75 ये गवर्नर वनर की बात है, स्टेट तो स्टेट में घुस जाएगा। तो स्टेट वाली आर्टिकल कहाँ से शुरू होगी, आप देखो स्टेट वाली जो आर्टिकल है 152 के बाद, 152 के आसपास शुरू होता है, गवर्नर से ही शुरू होगा। तो 152 के आसपास गवर्नर वाला आर्टिकल 155, ऐसे 155 मेंशन किया था मैंने, ना ध्यान में तो भी आसपास में ये। अब बचा 164, तो कौन बचा, 3 तो सिलेक्ट हो गया, तो रिमेनिंग ऑप्शन चीफ मिनिस्टर वाला जो बचा 164। अब कैसे, 163 65 67, 63 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में जो, 165 एडवोकेट जनरल, 167 गवर्नर चीफ मिनिस्टर से कुछ पूछताछ करे कि भाई कैसे चल रहा है। तो 163 64 के बाद कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर का ये सब मेंशन होगा, तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद चीफ मिनिस्टर, ये सब का जो मैंने पहले ही बोला था। तो ये तो एग्जैक्ट अगर ना भी पता हो पर वो वाला पता हो
देखो ये आंसर के लिए एग्जैक्ट आर्टिकल आपको ना पता था, ना 54 एग्जैक्ट पता था, ना 75 एग्जैक्ट पता था। 155 तो चलो चार्ट में मेंशन था, 164 भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी आंसर हुआ ना कि उसके आसपास का देखकर। तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो भले आपको ना पता हो लेकिन उसका कुछ और पता हो तो आप आंसर कर सकते हो कि हाँ यहाँ से यहाँ ये प्रोविजन था तो ये हो सकता है। खैर इसमें जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आई थिंक ए है तो ए होगा ऑप्शन। ये क्वेश्चन है 2001 का क्वेश्चन। तो अब है उसके बाद का आर्टिकल देखें। उसके बाद जो आर्टिकल है थोड़ा इसको और बड़ा कर दिया जाए। फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 325 डजेंट मैटर। 23 हाँ एक ही आर्टिकल है 323 ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। 14 ए में देखेंगे आप वहाँ चर्चा है ट्राइब्यूनल का। तो ट्राइब्यूनल 323 ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। मैं बता दूं बहुत सारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है। कोर्ट में इतना टाइमिंग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, एक केस वहाँ 6 साल 7 साल घिसती है, वहाँ जाकर रियल में देखोगे तो इतना टाइम कंज्यूमिंग है। और जो जजेज होते हैं बहुत सारे रिटायर्ड जजेज होते हैं, हाई कोर्ट के जज रिटायर्ड जजेज वहाँ होते हैं। तो मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, देखना क्या किसी से पूछना अगर कभी अपियर हुआ हो या कोई वकील दोस्त हो तो पूछना, या कोई रिटायर्ड जज रह चुके हो या किसी के फादर रह चुके हो तो पूछना उनसे कि वहाँ कैसे केसेस खींचती है, कितने साल लग जाते हैं, कैसे हियरिंग होती है। और बहुत सारे उनके जो जजमेंट होते हैं बाद में हाई कोर्ट में क्या अपहेल्ड नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं उनके जजमेंट को पलट दिया जाता है, ओवर रूल कर दिया जाता है, टर्न कर दिया जाता है। तो ऐसा है अभी ट्राइब्यूनल का ये हाल। खैर क्या ज़्यादा कुछ ना बोलो, जुडिशरी के बारे में वो बेटर है, जो है जो सबको पता है, जो वहाँ जजेज हैं वकील हैं उनको ही पता है। तो कुछ चीज़ें ना बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। खैर तो यह ट्राइब्यूनल हुआ। देखें 324 टू 329 इलेक्शन कमीशन के बारे में है। तो बस इतना भी डायरेक्ट ये पता नहीं हो तो भी चलेगा, इतना पता होना चाहिए 324 टू 29 वहाँ 330 से लेकर 342 तक स्पेशल प्रोविजन है। SC ST के लिए मैंने बताया था, OBC के लिए, फिर एंग्लो इंडियन के लिए जो था जो ख़त्म कर दिया गया। 330 A है। फिर इसमें आप देखोगे देखो क्लेम फॉर 335 में SC ST के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए जो क्लेम ऑफ पोस्ट 335 जो हर साल नहीं 10 ईयर में रिन्यू कर दिया जाता है, 10 ईयर फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया। तो शेड्यूल कास्ट जो अगर कोई स्टूडेंट है शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है, उनसे पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल के द्वारा शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दी गई है। तो स्पेशल जो क्लेम के लिए जो मेंशन किया गया है पोस्ट के लिए 335, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ, ये हुआ 335 हाउस में, मतलब हाउस मतलब किस में, ये पोस्ट में 35 330 हुआ हाउस में, हाउस में मतलब पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो अमेंडमेंट 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 10 ईयर फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया। अभी 104 वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 में, मतलब 2020 में 2020 में हुआ था। तो वो है 35 पोस्ट के लिए हो गया, 30 हो गया वो। इसके बाद 338 आएगा आर्टिकल 338A B, उसमें SC ST के लिए कमीशन की है इस्टेब्लिशमेंट की बात, वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट की बात, वो मैं बाद में भी बताऊंगा उनके कमीशन से। 338A B ऐसे आर्टिकल है यहाँ। अब है 30 बता दिया, रिजर्वेशन 35 बता दिया, 352 365 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जब इमरजेंसी के बारे में कुछ चर्चा किया था। तो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड 352 356 फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। 360 हो गया आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी।
365 में मतलब सेंटर ने जो डायरेक्शन दिया और स्टेट फॉलो नहीं कर रही है, तो ये ग्राउंड हो सकता है प्रेसिडेंट रूल के लिए, तो वो हुआ 365 शायद दिया भी, हाँ यहाँ है। 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट के जो है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए जो स्पेशल प्रोसीजर जो मेंशन किए गए हैं वो 368 में है। ये हुआ 368 तक, बाकी छोटे छोटे जो आर्टिकल बाद में और आएंगे। 368 के बाद इससे पहले थोड़ा मिसलेनियस वाला था, और ये और आपका शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ये सब हो सकता। यहाँ तक इतने इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बीच बीच में और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे मैंने बता दिया। अब देखें शेड्यूल के बारे में देखें। फर्स्ट शेड्यूल में है स्टेट का नाम, यूनियन टेरिटरी का नाम, उनका एरिया का क्या क्या होगा, फर्स्ट शेड्यूल में है। फर्स्ट शेड्यूल से जो आर्टिकल है, आर्टिकल यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, तो इसमें स्पेशल 1 और 4 आर्टिकल का चर्चा है। 2-3 में है कि किस स्टेट को जोड़ सकता है पार्लियामेंट और दूसरे टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, ऐसे ऐसे कुछ था मेंशन है आर्टिकल 2-3 में। बस यहाँ उतना जरूरी भी नहीं, 1 और 4 एटलीस्ट जानना है कि हाँ फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, यूनियन स्टेट एंड टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में देखो, थोड़ा बड़ा कर दूँ, ये आर्टिकल का उतना मैटर नहीं करता है, ये कौन कौन सा आर्टिकल है यहाँ जानो कम से कम। ये सेकंड शेड्यूल में क्या है कि किस चीज़ का प्रोविज़न है, इमोल्वेंट क्या होगा, सैलरी क्या होगी, एलोवेंस क्या होगा, प्रिविलेज क्या होगा, कौन कौन से ऐसे से ये सब लोगों का। अब ध्यान दें, मैंने शायद पहले भी बताया था, इसमें इमोल्वेंट मतलब सैलरी की बात हुई, एलोवेंस भत्ता, प्रिविलेज अधिकार, विशेषाधिकार एंड आगे क्या और जो भी, इसके तहत किसके किसके लिए। देखिए ध्यान दें, एक नाम इसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो उसको मैं बताऊंगा। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, देखें प्रेसिडेंट है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ काउंसिल है, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहाँ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर के सैलरी के बारे में नहीं है। इलेक्शन कमीशन के सैलरी वैलरी के बारे में, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर के उनके सैलरी के बारे में नहीं है, ध्यान दें। दो नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर का भी नहीं है इसमें, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट का है, गवर्नर का है, ये चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सीएजी, पर इलेक्शन कमीशन यहाँ नहीं है। तो इनका एलोवेंस ये सब वो सब रहा। अब है थर्ड शेड्यूल है ओथ और अफर्मेशन का, क्या कैसे ओथ लेंगे, उससे है ओथ अफर्मेशन थर्ड शेड्यूल में। तो इसमें क्या है देखें, प्रेसिडेंट तो है, क्या यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हैं, नहीं है, लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वही तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं हो गया। यहाँ क्या देखें, चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ है सैलरी अलाउंस के बारे में, तो चीफ मिनिस्टर का भी सैलरी अलाउंस के बारे में यहाँ नहीं है। जो ना है एग्जाम में वो साथ में डाला जाएगा, वहाँ कन्फ्यूजन होगा। चीफ मिनिस्टर के सैलरी के बारे में भी यहाँ, प्राइम मिनिस्टर के सैलरी के बारे में भी, उनका इमोलवेंट क्या होगा, अलाउंस क्या होगा, स्पेशल प्रिविलेज क्या होगा, यहाँ मेंशन नहीं है। अब है थर्ड शेड्यूल, ओथ अफर्मेशन के बारे में मेंशन है यहाँ। तो ओथ किसका, देखें यहाँ ध्यान से, यूनियन मिनिस्टर जितने हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे यूनियन मिनिस्टर में। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, जो कैंडिडेट हैं जो पार्टिसिपेट किया वो जीता हारा मतलब नहीं है, जो कंटेस्ट कर रहे हैं कोई भी कैंडिडेट हो, सबको इलेक्शन मतलब कंटेस्ट करने से पहले ओथ लेना है। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू प्रेसिडेंट, देखें एक कैंडिडेट कोई था, नाम ध्यान में मुझे नहीं आ रहा है, कोई कॉमेडियन था या आवाज़ निकालता था डिफरेंट आवाज़, तो नरेंद्र मोदी के कंस्टिट्यूएंसी जहाँ वाराणसी, वहाँ से वो
नॉमिनेशन पेपर डाला, उसका नॉमिनेशन पेपर बाद में रद्द कर दिया गया, ग्राउंड किया दिया गया कि आपने ओथ तो लिया नहीं। तो कैंडिडेट को ओथ लेना है, तभी नॉमिनेशन पेपर आपका वैलिड मानेगा। उसने बोला भाई ओथ लूँगा क्या, हमने पेपर डाला तो आप कोई ओथ दिलवाओगे ना कि आपको ये सामने मजिस्ट्रेट के सामने, डीएम के सामने बोलना है। रख लिए चुपचाप, आप बोल दी जाओ, और जो बाद में बोलते हो कि आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट होगा क्योंकि आपने ओथ नहीं लिया। आप बोलोगे ना भाई, हमें क्या पता कब लेना है, किसके सामने लेना है, आज लेना है, कल लेना है। बस बेसिकली उसको छांटना था कि कोई छोटे छोटे और कैंडिडेट खड़े ना हो, ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के सामने। तो एक बहाना था कि छांटने का, तो ये न्यूज में था ऐसा। उसका नाम क्या तो था यार, जो नरेंद्र मोदी की जो है उनके जैसा आवाज़ निकालता है। खैर आप लोगों को पता होगा, मुझे नाम ध्यान में नहीं। तो ये कुछ भी मैं बताता हूँ कोरिलेट करता हूँ ताकि याद रहे, ये पर्पस है, ना कि उस पर्सन से या किसी से मुझे दोस्ती दुश्मनी है। तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूँ, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ।
तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलता रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है, कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।